बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। तो आइए बात पते की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर के साथ। 2 दिनों के यूपी दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत में भले ही प्रदेश संगठन ने धरती आसमान एक कर दिया हो, लेकिन नितिन नवीन ने एक के बाद एक कई टास्क देकर यह बता दिया है कि सिर्फ सीएम योगी के काम और भगवा पहचान से ही जीत यहां पर नहीं मिलने वाली, बल्कि जनता के बीच जाना अब होगा और कड़ी मेहनत करनी ही होगी। जिसके लिए कि नितिन नवीन ने सांसद विधायकों से लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें की और निर्देश दिए कि नेता दिल्ली और लखनऊ की परिक्रमा छोड़ें, मोदी और योगी सरकार की कल्याणकारी उपलब्धियों को मतदाता तक पहुंचाएं, क्षेत्र और जिले का दौरा करें, मासिक रिपोर्ट भेजें, सहयोगी दलों के साथ समन्वय और संवाद करें, कार्यकर्ताओं और जूनियर्स को सम्मान दें। कार्यकर्ताओं का सम्मान और उनका चिंता हमेशा होती रहे, और यही क्योंकि भविष्य का आज का कार्यकर्ता कल का नेता है। और अलग अलग समूह में उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों से चर्चा की है और भविष्य में किस प्रकार से आगे बढ़ना है इसके दिशा निर्देश दिए। यही नहीं, राम मंदिर मुद्दे से नेताओं को दूर रहने की हिदायत दी, ईगो और गुटबाजी खत्म करने को कहा, तो साथ ही यूजीसी मामले के बाद से जाति धर्म में बटे नेता कार्यकर्ताओं को इससे ऊपर उठकर काम करने को कहा और अभी से ही पार्टी के चुनाव में होने का शंखनाद भी कर दिया। 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जीत का रोड मैप इस वक्त तैयार कर रही है। पार्टी ये जानती है कि इस हैट्रिक की इस तैयारी में सहयोगियों का साथ भी बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। अब इसीलिए यूपी पहुंचे पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सहयोगियों को साधने की कोशिश की है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि एनडीए कुनबा जितना मजबूत होगा, विपक्ष के खिलाफ उतना ही चक्रव्यूह मजबूत होगा। उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश का बनाने में एनडीए के सभी दलों ने मिलकर काम किया है। लखनऊ में नितिन नवीन की सहयोगियों के साथ बैठक का मकसद 27 के रण में एकजुट होकर जीत की हैट्रिक का खाका खींचना था। जीत पर चर्चा हुई है कि हम सभी सहयोगी दल एक दूसरे के पूरक बन के और सभी कार्यकर्ताओं को संगठन के लोग आपसी तालमेल मिलाकर आगे काम करें। उत्तर प्रदेश में 2017 से ज्यादा सीटें जीतने के लिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ये बैठक मिशन 27 में एनडीए की तैयारियों को मजबूत करने वाली मानी जा रही है। बीजेपी के सभी सहयोगियों ने एकजुटता का संदेश दिया है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अब ट्रेजरर गोविंद देवगिरी की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चढ़ावा चोरी के बीच उनकी चुप्पी भी अब सवालों के घेरे में आ चुकी है और इसी को लेकर अब संत समाज ने इस चोरी का जिम्मेदार गोविंद गिरी को बताते हुए इस्तीफे की मांग कर दी है। अयोध्या के संतों का दावा है कि मामला सामने आने के बाद न तो वो सामने आ रहे हैं और न ही कोई बयान दे रहे हैं, जबकि पूरी जिम्मेदारी उनकी है। ऐसे में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले चंपत राय जी से भी पहले इस्तीफा बनता है कोषाध्यक्ष का, क्योंकि गड़बड़ी कोष में हुई है, ना कि ट्रस्ट में हुई है। हम महाराज से कहना चाहेंगे कि व्यवस्था आपको यहाँ करके देखनी चाहिए। अगर आप सक्षम नहीं है तो अपने उससे त्यागपत्र देना चाहिए। कि कहीं ना कहीं इसमें गोविंद गिरी जी और 1-2 अन्य लोग साथ में संगठित होकर चंपत राय जी को हटाने के लिए, और ये जो गड़बड़ झाला चल रहा था ये कर रहे थे। ट्रेजरर गोविंद गिरी की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं तो महाराष्ट्र के पुणे में उनका एक बंगला सामने आया है। पुणे की मॉडर्न कॉलोनी में मौजूद इस बंगले की कीमत करोड़ों रुपए होने का दावा है और पुणे में आने के दौरान गोविंद गिरी के इसी बंगले में रुकने की बात सामने आ रही है। उनका ये 2 गुंठे में फैला हुआ ये आलीशान बंगला है। लगभग जब गोविंद गिरी महाराज पुणे में किसी काम के सिलसिले में आते थे तो इसी बंगले में वो रहते थे। चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर अब आपके सामने रखते हैं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी का बयान सामने आ चुका है। ज्यादातर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए वो नजर आए हैं। करीब 1 महीने बाद उनका ये बयान आ गया है। खुद पर जो आरोप लगे हैं इस बयान में उनका खंडन वो कर रहे हैं। मैं कथा प्रवास में रहता हूँ, ये गोविंद गिरी ने कहा है। मैं 1.5 महीने में अयोध्या आता हूँ। ऑडिटेड आय व्यय का लेखा सुरक्षित है, ये भी वो लिखते हैं। लेखा रखना कोषाध्यक्ष का दायित्व है। अधिकृत व्यक्ति कभी भी जांच कर सकते हैं। खर्च सीधे बैंक के माध्यम से किए जाते थे। देखिए, ये सब कुछ उन्होंने अपने पहले बयान में कहा है। मैं अधिकृत हस्ताक्षरता नहीं, ये गोविंद गिरी की तरफ से कहा गया। ये वही गोविंद गिरी हैं जिनकी भूमिका, जिनके चुप्पी पर भी खास तौर पर लगातार अब सवाल उठ रहे थे।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी में लगातार जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। अयोध्या राम मंदिर से चंदा चोरी मामले की जांच अब बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। इस पूरे मामले में आज अयोध्या पुलिस ने 5 आरोपियों के साथ जेल में भी पूछताछ की है और चोरी की रकम, आपसी सांठगांठ, इसके अलावा बैंक खातों और संपत्ति से जुड़े हुए तमाम सवाल पूछे हैं, जिसमें कई सारे चौंका देने वाले खुलासे अब आप देखिए। अयोध्या जेल की हाई सिक्योरिटी सेल पहुंची पुलिस ने चढ़ावा चोरी के 5 आरोपियों टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और मनीष यादव से अलग अलग पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के बीच के कनेक्शन को जोड़ा और चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपियों के फोन से पुराना डेटा रिकवर हो गया, जिसमें आरोपियों के बीच 2 करोड़ को लेकर विवाद का खुलासा हुआ है। टिन्नू यादव जो इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, अनुकल्प मिश्रा और अविनाश मिश्रा के बीच में इन पैसों को लेकर विवाद हुआ था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस मामले में आरोपी और उसके परिजनों के बैंक खातों को भी खंगाल रही है और मनी ट्रेल की तह तक जाने की कोशिश में है, ताकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाले हर गुनहगार को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। तो अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विपक्ष के ऐसे लोगों को नितिन नवीन से लेकर सीएम योगी ने कड़ा जवाब दे दिया है और कहा है कि हिंदू धर्म को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी ना करे विपक्ष। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। उनकी आस्था तब आहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदुओं का अपमान करते हैं, जब लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद का बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग समर्थन करते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर कार्रवाई के बाद अब से 20 घंटे के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बार बैठक होने जा रही है। अब सवालों में घिरे ट्रस्ट की इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्या है ट्रस्ट की बैठक का एजेंडा, आइए इस रिपोर्ट में अब आपको दिखाते हैं। चढ़ावा चोरी के बाद उठ रहे सवाल और विवाद के बीच ट्रस्ट के मुख्य सदस्य एक साथ बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे और डैमेज कंट्रोल की कोशिश करेंगे। सारे लोगों का काम बना है, बड़े उत्साह की बात। जो कसर होगी फैसले के बाद आगे जो बाकी है उसका और हो जाएगा। बैठक का मुख्य एजेंडा महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा होगा। ट्रस्ट के सदस्य इस पर विचार और सामूहिक समिति के साथ अंतिम फैसला लेंगे। दूसरा एजेंडा राम मंदिर प्रबंधन संबंधित व्यवस्था का रहेगा। चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्ट अब पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करेगा। व्यवस्था में कमी, किन स्तरों पर लापरवाही हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन कौन से नए कदम उठाए जाएं, इस पर भी मंथन होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि बैठक में संगठनात्मक व्यवस्था और जिम्मेदारियों के बंटवारे पर भी मंथन हो सकता है, ताकि भविष्य में पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत बनाया जा सके। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के रूप में विपक्ष को बीजेपी को घेरने का बड़ा मौका भी अब मिल गया है। यूपी चुनाव में खास तौर पर ये जो मुद्दा है वो और ज्यादा बड़ा बनाने की विपक्ष कोशिश करेगा। इधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी अपने हिंदुत्व की खोई हुई जमीन को पाने की पूरी जुगत में लग गए हैं और देश भर में राम रक्षा आंदोलन की शुरुआत कर दी है। महाराष्ट्र से लेकर जम्मू तक में शिवसैनिक इस अभियान में शामिल हो गए हैं। सड़कों पर चढ़ावा चोरों के खिलाफ पोस्टर लगे हैं और राम रक्षा महाआरती की किताबें लोगों के बीच बांटी जा रही हैं। वो गजनवी के रूप के अंदर हमारे धार्मिक स्थलों के अंदर घुस गए हैं। अब प्रभु श्री राम और शिवसेना को जो है आक्रोश का इनको सामना करना पड़ेगा। मंदिरों में महाआरती के साथ शिवसेना यूबीटी एक बार फिर से अपने हिंदुत्व वाले तेवर में आ चुकी है। दूसरी तरफ बीजेपी ने उद्धव पर तंज कसते हुए कहा है कि ये डरने की नहीं, खुश होने की बात है कि वो राम के करीब आ गए। देखिए, उद्धव जी को अच्छी बुद्धि है, इसके लिए मुझे भी अच्छा लग रहा है। राम मंदिर राम के वजह से सत्ता में आए हुए सरकार है, तो कम से कम राम जी को तो छोड़ो। उद्धव को इसका फायदा होगा या नहीं, लेकिन बीजेपी ने अपने नेताओं को इस पर बयानबाजी करने पर जरूर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश के संभल की वर्धमान नदी को जान मिल गई है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसमें पानी आ गया है और ये सब कुछ हुआ है सीएम योगी की एक प्रतिज्ञा की वजह से, क्योंकि संभल की वर्धमान नदी का कब्जाधारियों ने अस्तित्व मिटाकर रख दिया था। लेकिन करीब 1 महीने पहले सीएम योगी ने नदी पर किए गए कब्जे को हटाने का ऑर्डर दिया था, जिसके बाद बुलडोजर से कब्जा हटाकर उस जगह को समतल किया गया और अब उसमें पानी आ गया।
प्रशासन ने अवैध कब्जा मुक्त कराकर नदी के पुनर्जीवन के लिए 9 किलोमीटर तक खुदाई कराई थी, जिसका नतीजा ये है कि नदी में अब पानी बह रहा है। करीब 14 किलोमीटर लंबी वर्धमान नदी का पानी 12 गांवों में होकर गुजरता है, जिसका सीधा फायदा किसानों को होगा। इस नदी में पानी आने से जब तक खुदाई हुई है, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। इससे किसानों को सिंचाई करने में भी फायदा होता है। इंतजार खत्म हो चुका है, नदी में पानी आ चुका है और इस मॉनसून में वर्धमान नदी में पानी ठीक वैसे ही बहता दिखेगा जैसा पहले बहता था। कल यानी कि 6 जुलाई को भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है। पश्चिम बंगाल में जयंती धूमधाम के साथ मनाई जाएगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। लेकिन जयंती के एक दिन पहले कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मारक में तोड़फोड़ की घटना से पूरे सूबे की राजनीति अब गर्मा गई है। दरअसल कोलकाता के सुकिया स्ट्रीट इलाके में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोपाल पाठक की मूर्तियां लगाई गई है, जिसका उद्घाटन कल 6 जुलाई को होना है। लेकिन उद्घाटन से पहले देर रात कुछ अराजक तत्वों ने दोनों प्रतिमाओं के चबूतरे तोड़ दिए और प्रतिमाओं पर लगी पट्टिकाएं भी तोड़ दी। हालांकि दोनों प्रतिमाएं सुरक्षित है। बीजेपी का युवा मोर्चा की तरफ से अभी तक पुलिस के पास लिखित में आरोप लाया गया है कि ये दुष्कृति का काम है, जो लोग एंटी सोशल है उनका काम है और उन लोगों ने ये तोड़फोड़ किया है। वह इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मूर्ति तोड़ो, पोस्टर तोड़ो, छवि तोड़ो, फाड़ो, जो भी करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोगों का प्राण के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। फिलहाल पुलिस ने दोषियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस घटना के सिलसिले में सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, ताकि तोड़फोड़ करने वालों का सुराग मिल सके। पश्चिम बंगाल में तो सत्ता बदलने के साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों के बुरे दिन शुरू हो ही गए थे, लेकिन अब तमिलनाडु से भी उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अब इसी कड़ी में यहां एक कैंप में रखे गए बांग्लादेशी नागरिकों को बीएसएफ के हवाले कर दिया गया। बस में बैठे ये वही बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जिन्हें तमिलनाडु के अत्तूर स्पेशल कैंप में रखा गया था। सरकार से रिपोर्ट करने के आदेश मिलते ही इन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच इस ग्रुप को 3 वैन में सड़क मार्ग से पहले तिरुचिरापल्ली ले जाया गया। इसके बाद तिरुचिरापल्ली पहुंचने पर उन्हें हावड़ा एक्सप्रेस के एक खास कोच में बंगाल भेजा गया। ये घुसपैठिए बीच में कहीं गायब ना हो जाएं, इसके लिए ट्रेन में भी हथियारों से लैस पुलिस के जवानों की तैनाती की गई। आज घुसपैठियों का ये समूह बंगाल का हावड़ा स्टेशन पर पहुंचा, तो एक बार फिर से इनका सत्यापन करने के बाद तमिलनाडु पुलिस ने इन्हें बीएसएफ के हवाले कर दिया, जिसके बाद अब बीएसएफ इन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू कर चुका है और 1 से 2 दिन में इन्हें बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। आरजेडी अपना 30वां स्थापना दिवस मना रही है। अब इस मौके पर लालू प्रसाद यादव ने एक ओपन लेटर लिखकर बीजेपी से नाराज लोगों को एकजुट होने और सड़क पर उतरकर संघर्ष करने का आह्वान कर दिया है। लालू ने भारतीय जनता पार्टी पर संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक करने का भी आरोप लगाया। लालू यादव का ये खत सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए ही नहीं, बल्कि विपक्ष के साथियों और आम जनता के लिए भी है। लालू के इस लेटर में पहला पैराग्राफ आरजेडी की स्थापना पर, तो दूसरा आरजेडी के संघर्ष को बता रहा है, तीसरे में आरजेडी का ध्येय, तो चौथे में विचारधारा का जिक्र है। लेकिन 5वें पैराग्राफ में पहुँचते पहुँचते लालू मुखर होने लगते हैं और छठे में खुलकर बीजेपी पर निशाना साधते हैं। इसके बाद लालू मतभेद भुलाकर साथ आने की बात कहते हैं और विरासत तेजस्वी को सौंपते दिखते हैं। लेकिन इस महत्वपूर्ण मौके पर तेजस्वी गायब रहे, पार्टी को वर्चुअली संबोधित किया, जिस पर सत्ता पक्ष ने तंज कसा। सदन चलता है, सारे जिम्मेवार पर्सन बैठते हैं, माननीय विधायक लोग बैठते हैं, परिषद की बात को रखते हैं, विकास की बात को रखा जाता है, उसमें वो गायब रहते हैं। देखते हैं लालू यादव का ये खत आने वाले दिनों में आरजेडी में दम भरता है। अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां योगी के रूल ऑफ लॉ को चैलेंज करने वाले बदमाशों का अगले ही चौराहे पर बुलेट हिसाब हो जाता है, क्योंकि यहां अपराध करने वाले किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के शहर शहर हुई मुठभेड़ में कई अपराधियों को लंगड़ा कर दिया गया। यूपी में जो क्राइम का रास्ता चुनता है, कानून से खिलवाड़ करता है, उसका क्या हश्र होता है, इसकी पूरी पिक्चर एक ही रात में योगी फोर्स ने दिखा दी। यूपी के शहर शहर अपराधियों की कयामत वाली रात गुजरी। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। योगी के रूल ऑफ लॉ को मथुरा में इस बदमाश ने चैलेंज किया। हत्या की कोशिश के इस आरोपी को एनकाउंटर ने लंगड़ा कर दिया। कुछ ऐसा ही हाल पुलिस ने हाथरस के इस 25,000 के इनामी बदमाश शानू का किया। मुठभेड़ में इसके दोनों पैरों में गोली लगी है। वहीं मऊ में योगी फोर्स ने चेन स्नैचिंग करने वाले एक बदमाश का बुलेट हिसाब किया। वहीं बुलंदशहर में भी पशु तस्कर को पीतल डोज दी गई। मुठभेड़ में एक लंगड़ा कर दिया गया, जबकि उसके 4 साथी पकड़े गए।
अब बात पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना की करते हैं, जहां नाबालिग बच्चे के साथ हुई हैवानियत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आक्रोशित लोगों ने बच्चे का शव यहां पर सड़क पर रखकर बवाल काट दिया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन की मांग रखी। सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने जमकर नारेबाजी की और दरिंदों को सबक सिखाने की मांग की। इस दौरान मौके पर पहुंचे शुभेंदु फोर्स ने आक्रोशित लोगों को भरोसा दिया कि हैवानियत में शामिल हर दरिंदे का इलाज पक्का होगा। আমরা তাতে সবাই মর্মাহত এবং এই কেসের সঙ্গে যারা যারা জড়িত প্রত্যেক লোক অ্যারেস্ট হবে, প্রত্যেক লোকের উপযুক্ত সাজা হবে, আমরা ফাঁসির সাজা দেব। आरोप है कि 4 लोगों ने नाबालिग बच्ची का अपहरण किया, फिर रेप कर उसकी हत्या कर दी और शव तालाब में फेंक दिया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने एक संदिग्ध आरोपी को पकड़कर उसकी पीट कर हत्या कर दी, जिससे मामला और गर्मा गया है। फिलहाल पुलिस ने हालात काबू कर लोगों को शांत कराया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। अगर आप गूगल क्रोम से लोन ऐप डाउनलोड करते हैं तो अब सावधान हो जाइए। पटना साइबर थाने में हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें एक युवक ने सस्ते लोन के झांसे में आकर ऐप को डाउनलोड किया और फिर बाद में साइबर ठगी और ब्लैकमेलिंग तक का शिकार हो गया। जिसके बाद पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित युवक ने बताया कि उसने गूगल क्रोम ब्राउजर के जरिए सस्ते लोन के चक्कर में एक लोन ऐप डाउनलोड किया था। ऐप इंस्टॉल करते समय उसने बिना पढ़े सभी टर्म्स एंड कंडीशन स्वीकार कर लिए। शुरुआत में भरोसा जीतने के लिए ऐप के माध्यम से उसे 2000 रुपए का लोन भी दिया, लेकिन इसके कुछ दिन बाद उसकी पर्सनल तस्वीर जो गैलरी वगैरह में थी उसे AI के जरिए ऑफ स्क्रीन अश्लील बनाकर उसके घर वालों को भेजना शुरू कर दिया। ऐप के जरिए साइबर ठग के बढ़ते मामले को लेकर पुलिस ने लोगों को सतर्क भी किया। बिना कपड़ों का फोटो अश्लीलता के साथ आपको भेजा जाता है। अब चूँकि आपका कॉन्टैक्ट का भी एक्सेस लिया हुआ है तो आपके घर वालों को भी भेजता है, आपके दोस्त को भी भेजता है और लगातार धमकियाँ दी जाती है और फिर पैसे की वसूली की जाती है। साइबर पुलिस ने लोगों को सावधान किया कि ऐप को डाउनलोड करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन को सावधानी से पढ़ें। ऐप वेरीफाई होने के बाद ही इंस्टॉल करें और गड़बड़ी मिले तो 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करें। देश की राजधानी दिल्ली में सरकारी अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया है, जिसमें एक मरीज को आईसीयू में बेड नहीं मिलने पर यह पूरा मामला हाई कोर्ट जा पहुंचा। इसी के बाद कोर्ट ने अस्पतालों के बेड के लिए शुरू किए गए ऐप के ऑडिट का अब आदेश दे दिया है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मौजूद बेड की स्थिति की जानकारी देने वाले ऐप नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल की पोल खोल दी है। 11वीं कक्षा की छात्रा शुभान अली ने दिल्ली सरकार ने अपने अस्पतालों में ई सेवाओं के लिए एक ऐप की शुरुआत की थी, जिसके जरिए मरीज बेड की स्थिति जान सकते हैं। शुभान के परिवार ने भी बड़ी उम्मीद के साथ लोकमान्य अस्पताल का रुख किया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सिस्टम भी बीमार ही है। मैंने उस ऐप को डाउनलोड करा और उस पर देखा आईसीयू बेड, तो उस पे 2 आईसीयू बेड अवेलेबल दिखा रहे थे। तो हमने ये बात मेरी मम्मा को बताई। मेरी मम्मा ने हॉस्पिटल में पूछी तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। मैंने उस ऐप को डाउनलोड किया। इस स्थिति का सामना करते ही छात्रा ने हाईकोर्ट में शिकायत दाखिल कर दी। भरी अदालत में इस ऐप की टेस्टिंग शुरू हुई तो दिए गए नंबर पर फोन नहीं उठाया गया, जिससे नाराज होकर अब कोर्ट ने अधिकारियों को अस्पताल का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का आदेश दे दिया है। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आ गया है। यहाँ घर में सो रहे पति पत्नी की करंट लगने से मौत हो गई। बिजली के तार से फैले करंट के चपेट में आने से ये बहुत दर्दनाक हादसा हो गया है। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। कूलर की ठंडी हवा में सो रहे पति पत्नी की मौत से पल भर में पूरा परिवार उजड़ गया और मातम पसर गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल बिजली बोर्ड से निकला एक तार घर में रखे संदूक पर गिर गया, जिससे करंट फैल गया और उसी करंट की चपेट में कूलर भी आ गया, जिससे पति पत्नी की मौत हो गई है। इस हादसे में 4 मासूम बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। लेकिन ये हादसा याद दिलाता है कि घरों में कूलर के करंट से बचाओ, ELCB लगवाएं, अर्थिंग चेक करें, वायरिंग और इंसुलेशन, प्लास्टिक बॉडी वाला कूलर लें, नंगे पैर स्विच वायर को न छुएं, डबल पोल स्विच का ही इस्तेमाल करें और समय समय पर इलेक्ट्रिक डिवाइस और वायरिंग की जांच करवाते रहें। हरियाणा के रेवाड़ी में सोनम रघुवंशी जैसा सनसनीखेज मामला सामने आ गया है, जहां तनु नाम की महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया और पुलिस को चकमा देने के लिए एक खौफनाक साजिश रच डाली। लेकिन 1 महीने के अंदर ही रेवाड़ी पुलिस ने तन्नू की साजिश का पर्दाफाश किया और आरोपी पत्नी तन्नू समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो दोनों ने चौंकाने वाले खुलासे किए और बताया कि 8 जून को तन्नू के कहने पर ही प्रेमी ने
पति मोनू को कॉल करके नहर के पास बुलाया था और जब मोनू मौके पर पहुंचा तो घात लगाए प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका गला घोंटा और फिर नहर में फेंक दिया और उसकी स्कूटी भी नहर किनारे खड़ी कर दी ताकि पुलिस को हादसा या आत्महत्या लगे। लेकिन मोनू की स्कूटी में रखे मोबाइल का डेटा डिलीट कर दिया, जिसने उनकी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया। ये लड़की एक तो इसकी शादी से अपने हस्बैंड से खुश नहीं थी, इसके अलावा एक लड़का था मुन्नवास का, उसके साथ इसका पुराने टाइम से प्रेम प्रसंग था। तो उसी के मद्देनजर इन्होंने प्लानिंग बनाई कि इसको ठिकाने लगा जाए। पुलिस ने तनु समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरोपी प्रेमी अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। अब अभी तक तो रोटियों में थूकने का मामला सामने आ रहा था, लेकिन अब दूध में भी थूकते हुए वीडियो सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक दूध वाले पर थूककर दूध सप्लाई करने का आरोप लगा है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने दूधिये की क्लास लगा दी। लेकिन पहले ये वीडियो देखिए कैसे दूध देने वाला युवक अपनी गाड़ी पर लटके डबरे में से दूध एक बोतल से निकालता है और घर के गेट पर जाकर उसमें थूकता है। वो एक बार नहीं, ऐसा कई बार करता है। इसका वीडियो किसी ने बना लिया। वीडियो हिंदू शेर सेना के पास पहुंचा, जिसके बाद दूधिये को खोजकर उसकी क्लास लगा दी। हिंदू संगठन ने दूध वाले को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है और अब पुलिस वीडियो के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। मॉनसून की तेज बारिश ने देश के कई राज्यों को अब जलमग्न करके रख दिया है। अब आपको कौन कौन से वो राज्य हैं ये बताते हैं। छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहर ऐसे हैं जहां जल भराव जैसी स्थिति हो गई है। कई इलाकों में तो घरों तक भी अब पानी पहुंच गया है, जबकि सड़कें दिखने में ऐसा लगेगा कि कोई दरिया वहां पर बह रहा हो। मूसलाधार बारिश ने देश के कई शहरों को पानी पानी कर दिया। सड़कों से लेकर घर की रसोई तक सब कुछ डूब गया। रायपुर में लगातार बारिश के बाद कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई। घरों में घुटनों तक पानी भर गया। कमरों से लेकर रसोई तक सब कुछ डूबा नजर आ रहा है। वहीं गरियाबंद में तो मूसलाधार बारिश के चलते पुल ही बह गया। उधर रायगढ़ में सड़कें तालाब जैसी दिखाई दी। जलमग्न हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए। हालात ये हो गए कि मानसून ने जाम लगवा दिया। वहीं गुरुग्राम और नोएडा में भी तेज बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया, लेकिन बारिश के कारण आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही हाल गुजरात में दिखाई दिया। कई आवासीय सोसाइटियों में बारिश का पानी घरों तक पहुंच गया। लोग नाव जैसी व्यवस्था का सहारा लेते दिखाई दिए। इधर मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाकर रख दी है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ऐसा लगता है ब्रेक लगा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अब मौसम विभाग ने मुंबईकर के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसी बीच पिछले 3 दिनों से बारिश ने मुंबई को बेहाल कर दिया है। बारिश ने सीवेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। पानी निकासी न होने के कारण सड़कों पर पानी जमा हो चुका है, जिससे मुंबई लोकल से लेकर मेट्रो सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। सड़क पर निकले लोगों के घुटनों तक पानी भर गया है। इसके साथ ही गाड़ियां भी अब डूबी हुई नजर आ रही हैं। बारिश को लेकर मुंबई मेयर ऋतु तावडे ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। सध्या मुंबईमध्ये मुसळधार पाऊस कोसळत असून हवामान खात्याने शहरामध्ये रेड अलर्ट दिलेला आहे। सर्व मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने आपणा सर्वांना नम्र आणि अतिशय महत्त्वाचे आवाहन करते की अनावश्यक घराबाहेर पडणे। पालघर में तो रेलवे स्टेशन की पटरियां पूरी तरह से डूब चुकी हैं, जिसकी वजह से रेल यातायात पर भी खासा असर पड़ रहा है। ट्रेनों के लेट होने के साथ ही कैंसिल होने की भी खबर है। बारिश के साथ लगातार पेड़ गिरने की खबरें भी अब सामने आ रही हैं। जगह जगह पेड़ गिरने से रास्तों पर जाम लग गया है, तो कई लोगों का नुकसान भी हुआ है। मॉनसून की बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर अब ब्रेक लगा दी है। लगातार हो रही जो बारिश है उसने मुंबई का हाल बहुत ज्यादा बेहाल कर दिया है। भारी जल भराव होने से सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे लोगों को अब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में मानसून का आफतकाल चल रहा है। भारी बारिश से माया नगरी कही जाने वाली मुंबई की तस्वीर बिगड़ी हुई नजर आ रही है। जहां देखो पानी ही पानी है। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न है। गाड़ियां डूब गई हैं। ब्रिज और अंडरपास पर पानी का कब्जा है। वहीं जलभराव से रेलवे ट्रैक गायब नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे मुंबई पर संकट काल चल रहा है। लगातार हो रही बारिश से वसई के मधुबन इलाके का हाल देखिए। ऐसा लगता है कि मानो यहाँ समंदर उतर आया हो। जहाँ नजर दौड़ाओ पानी का ही कब्जा है। देखिए कैसे सड़क का नामो निशान तक नहीं है। कारें किसी तिनके की तरह बहती जा रही है। वहीं अंडरपास हो या ब्रिज, सब डूबे हुए नजर आ रहे हैं। उधर लहरों से खतरे के अलर्ट के बीच लोगों को समंदर से दूर हटने को कहा जा रहा है। खुद मेयर ने मोर्चा संभाल रखा है। लगातार हो रही इस तरह की बारिश से अब गुजरात का भी हाल बहुत ज्यादा बेहाल हो चुका है। नदी नाले इस वक्त उफान पर आ चुके हैं और लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर भावनगर से सामने आ गई है, जहां कार बहाने वाली बाढ़ आ गई।
देखिए कैसे कार नदी की उफनती धारा में बहती चली जा रही है, मानो कार नहीं ये कोई नाव हो। तस्वीरें भावनगर के महुआ तालुका इलाके की हैं, जहां भारी बारिश के बाद डूंगी नदी में भयंकर उफान आ गया और एक कार उसकी चपेट में आ गई और नदी के सैलाब में ये बह गई। बताया जा रहा है कि अंधेरे के कारण कार सवार अपना रास्ता खो गए और बहाव की चपेट में आ गए। शुरू में कार सवारों को लगा कि किसी कच्ची सड़क पर पानी बह रहा है, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ वो नदी के उफान में फंस चुके हैं तो कार सवारों की तो सांसें ही अटक गई। गनीमत रही कि कार आगे जाकर नदी किनारे झाड़ियों में जा फंसी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सभी कार सवारों को बचा लिया और मशीन के जरिए कार को भी सुरक्षित निकाला। देश के अलग अलग राज्यों में मानसून की दस्तक के साथ ही परेशानियां भी शुरू हो गई हैं। हरियाणा के हाईटेक सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम का भी हाल जुदा नहीं है, क्योंकि पहली ही बारिश में प्रशासन के दावों की पोल खुल चुकी है। और लगातार बारिश की वजह से हर तरफ सड़कें पानी से लबालब हो गई, तो कई जगह पर जलभराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरे पानी में से गाड़ी निकालने के कारण कई लोगों की गाड़ियां तक खराब हो गई है। थोड़ी सी ही बारिश के बाद किस तरह से शहर पूरी तरह से जलमग्न हो गया, जबकि प्रशासन ने इस बार दावा किया था, यही नहीं तमाम हुक्मरान जो सरकार में बैठे हैं उन्होंने दावा किया था कि इस बार शहर में पानी नहीं भरेगा। लेकिन मानसून की पहली बारिश ने किस कदर ये पोल खोल कर रख दी है कि कहने को तो गुरुग्राम हाईटेक सिटी है, लेकिन हर बारिश में यही हाल होता है। साल बदल जाते हैं लेकिन तस्वीर नहीं बदलती और न ही सिस्टम इससे निपटने के लिए इंतजाम करता है। बस दावा किया जाता है कि लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उन दावों पर बारिश पानी फेर देती है। मॉनसून की बारिश अपने पीछे पीछे मुसीबतों का भी सैलाब लेकर आ रही है, जिसके चलते कई इलाके ऐसे हैं जो पानी में अब डूबे हुए दिख रहे हैं। जहां एक तरफ मॉनसून का संकट काल है, तो वहीं पुलिस और एसडीआरएफ के जवान सैलाब में फंसे हुए लोगों के लिए संकट मोचक अब बन रहे हैं। शहर अलग अलग है, लेकिन वजह एक ही है, मॉनसून का सितम। कहीं लोग बाढ़ में फंस गए तो कहीं घर डूब गए और सैलाब में फंसे इन लोगों के लिए पुलिस और रेस्क्यू टीमें देवदूत बनकर आई। देखिए कैसे छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। रस्सियों के सहारे मझधार में फंसी जिंदगियों को किनारे लगाया गया। ये सभी लोग नदी पर बन रहे पुल का निर्माण कर रहे थे, तभी अचानक वहां बाढ़ आ गई थी। इसी तरह ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें जम्मू कश्मीर में नदी में फंसे 5 लोगों के लिए देवदूत बनकर आई। बाढ़ के कारण नदी में फंसी जिंदगियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। महाराष्ट्र के वसई में भी रेस्क्यू टीम ने बाढ़ में डूबे एक घर से 5 लोगों को रेस्क्यू किया, जिसमें 2 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल थी। महाराष्ट्र में आसमानी बारिश का दौर तो एक तरफ लगातार जारी ही है। कई जगह ऐसी है जहां पर जमीन के नीचे से भी अब पानी निकल रहा है। ये मामला पुणे का सामने आया, जहां एक नई बिछाई गई पानी की पाइप टेस्टिंग के दौरान लीक हो गई और उसके ऊपर बनाई गई नई सड़क ही फट गई। इस तस्वीर को देखिए, बीते दिनों मुंबई के नाला सोपारा में फटी एक पाइपलाइन की याद ताजा करा दी। पुणे में घटी ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें सड़क को फटते हुए साफ देखा जा सकता है। देखिए कैसे बारिश के बीच एक महिला छाता लिए जैसे ही गुजरती है, ठीक उसी वक्त सड़क पर एक लंबी सी दरार उभर आती है और फिर इस दरार से पानी का फव्वारा निकलकर बहने लगता है। पहली दरार सड़क के बाईं तरफ में दिखाई देती है और फिर देखते ही देखते सड़क के बीचों बीच एक और दरार नजर आने लगती है। दोनों ही दरारों से पानी की बड़ी मात्रा सड़क पर बहने लगती है। गनीमत ये रही कि इस दौरान पाइपलाइन की टेस्टिंग में जुटे लोगों ने तुरंत सप्लाई को रोक दिया, वरना हालात बेहद भयावह हो जाते और बारिश में डूबती ये गली जमीन से निकलते पानी में भी डूबती नजर आती। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।